हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा आप लोग। बेटा जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, दैट इज़ द यानी कि जो आपका एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9 है, दैट इज़ अ मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड्स। तो सॉलिड्स में हम बेसिकली इलास्टिक प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे कि मटेरियल की इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या होती है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब भी उस पर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस फोर्स के एप्लीकेशन की वजह से उसमें डिफॉर्मेशन होता है। वो डिफॉर्मेशन किस तरह का डिफॉर्मेशन हो सकता है, मतलब कि उसके अंदर स्ट्रेन किस तरह के आ सकते हैं, किस तरह का स्ट्रेस काम कर रहा है। इन दोनों के फैक्टर्स के बेसिस पे हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व के बारे में डिस्कशन किया था। फिर उसके बाद से हम लोगों ने जो है स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व से देखें, या फिर जो स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व के बीच में रिलेशन है, इनकी हेल्प से यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये सारे फैक्टर्स जो है कैलकुलेट करना सीखा था। चूँकि हमने ये भी जाना था कि जो ये मॉडुलस है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जिनको बोलते हैं, यंग मॉडुलस है, बल्क मॉडुलस है या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, इससे हम मटेरियल की प्रॉपर्टी को डिटेक्ट करते हैं कि मटेरियल की प्रॉपर्टी कैसी है, कहाँ पे क्या कौन सा मटेरियल यूज़ करना है, उसके अकॉर्डिंग जो है हम यूटिलाइज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग मटेरियल का सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, इसी सीरीज़ में आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज का चूँकि लेक्चर होगा टोटल थ्योरेटिकल बेस्ड होगा, ठीक है। तो आज हम लोग जो है डिस्कस करेंगे हिस्टेरिसिस, ठीक है, इलास्टिक हिस्टेरिसिस। इलास्टिक हिस्टेरिसिस की अगर हम बात करें तो बेटा इलास्टिक हिस्टेरिसिस क्या होता है। इलास्टिक हिस्टेरिसिस, ठीक है, इलास्टिक हिस्टेरिसिस। तो इलास्टिक हिस्टेरिसिस की बात करें भाई, देखो जब भी डिफॉर्मिंग फोर्स हम अप्लाई करते हैं किसी भी बॉडी पर, तो जो डिफॉर्मेशन होता है बॉडी के अंदर, वो डिफॉर्मेशन क्या है कि डिपेंड कर, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब कॉन्स्टेंटली डिफॉर्मेशन उसमें होता रहे, मतलब कि उसका डिफॉर्मेशन यानी उसका जो शेप है, साइज़ है, वो कॉन्टीन्यूसली चेंज होता रहे जिस तरह से हम फोर्स अप्लाई करते चले जाते हैं। मतलब कि डिफॉर्मिंग फोर्स यानी कि जो भी स्ट्रेस है वो उस स्ट्रेस की वजह से, ठीक है, यानी कि जो भी उसके अंदर स्ट्रेस जनरेट होती है उस स्ट्रेस की वजह से कंटिन्यूसली जो डिफॉर्मिंग फोर्स या जिसको हम डिफॉर्मिंग फोर्स कह रहे हैं उसकी वजह से डिफॉर्मेशन जो है कांस्टेंट रेट से या सेम बिल्कुल जैसे जैसे हम फोर्स अप्लाई करते हैं वैसे वैसे नहीं होता है। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि जब वैसे नहीं होता है तो इसका मतलब ये है कि हर एक मटेरियल के लिए अलग अलग डिफॉर्मेशन फोर्स तो हम लगा रहे हैं, लेकिन उसके अंदर डिफॉर्मेशन उस हिसाब से नहीं होता है। मतलब कुछ लैगिंग भी होती है कि हो सकता है कि हमने फोर्स अप्लाई किया और उसके बाद से जो है उसके डिफॉर्मेशन कुछ टाइम के लिए हुआ, उसके बाद से फिर रिवर्स बैक आ गया, उसको ओरिजिनल पोजीशन, मतलब वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। ठीक है, तो रिटर्न बैक आने की जो प्रॉपर्टी होती है, यानी कि किसी भी मटेरियल की अगर हम हिस्टेरिसिस की बात करें, ठीक है, यानी कि जो लैगिंग होती है, बेसिकली आप चाहो तो नोट कर लो, व्हेन अ डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी देन द स्ट्रेन डज नॉट चेंज साइमल्टेनियसली। जैसे जैसे हम डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं वैसे स्ट्रेन चेंज नहीं होती है, ठीक है, विद स्ट्रेस, स्ट्रेस के साथ साथ स्ट्रेन चेंज नहीं होती है, रादर इट लैग्स बिहाइंड द स्ट्रेस। यानी कि ये कभी कभी ऐसा होता है कि हम स्ट्रेस बढ़ाते चले जाते हैं लेकिन उस केस में क्या होता है, स्ट्रेन कम होता चला जाता है। मतलब कि द लैगिंग ऑफ स्ट्रेन बिहाइंड द स्ट्रेस डिफाइंड एज, इसको हम अगर हम स्ट्रेस की बात करें तो द लैगिंग ऑफ स्ट्रेन बिहाइंड स्ट्रेस इज डिफाइंड एज इलास्टिक हिस्टेरिसिस। ठीक है, इसको हम इलास्टिक हिस्टेरिसिस कहते हैं, यानी स्ट्रेन में जो भी लैगिंग है स्ट्रेस के बिहाइंड, इसको हम बोलते हैं इलास्टिक हिस्टेरिसिस।
अब इलास्टिक हिस्टेरेसिस की यानी कि यही रीज़न है कि कुछ मटेरियल के लिए यानी कि स्ट्रेस अलग अलग होने के बावजूद भी इसमें स्ट्रेन अलग होता है, मतलब कि उसमें अलग अलग लोड बियर करने की कैपेसिटी होती है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम मटेरियल का सिलेक्शन करते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जो भी हिस्टेरेसिस हमको मिलता है, ठीक है, मैंने ये आप चाहो तो एक नेक्स्ट पॉइंट और नोट कर लो, दिस इज रीज़न why the values of strain for some stress are different. This is reason why, या ऐसे लिख लो, this is reason why the values of strain this is the reason why the values of strain for same stress are different. For same stress are different. सेम स्ट्रेस के लिए डिफरेंट होता है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि अगर हम स्ट्रेस इंक्रीज कर रहे हैं तो स्ट्रेन को भी इंक्रीज होना चाहिए, बट स्ट्रेन इंक्रीज नहीं होता, ये डिक्रीज होने लगता है। ठीक है, तो अब बेसिकली हम क्या बात करते हैं, यानी कि जो लूप बनता है, यानी कि इसको हम बोलते हैं जो एरिया होता है, एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। नेक्स्ट टर्म है हमारा हिस्टेरेसिस लूप। हिस्टेरेसिस लूप होता क्या है बेटा, देख लो, द एरिया ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस लूप। द एरिया ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, द एरिया ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व is called hysteresis loop, is called hysteresis loop। ठीक है, स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो अंडर का एरिया होता है वो हिस्टेरेसिस लूप कहलाता है। ठीक है, यानी कि कंप्लीट साइकिल के लिए जो कर्व ड्रॉ करेंगे उसको हम बोलेंगे हिस्टेरेसिस लूप, और उस हिस्टेरेसिस लूप का जो मतलब एरिया होगा वही जो है क्या होगा, वर्क डन होगा। ठीक है, इसमें ये लिख लो, एंड इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द वर्क डन इन लोडिंग द मटेरियल। इसको ऊपर मैं लिख रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट क्या जाएगा हिस्टेरेसिस लूप का, एरिया, मतलब कि अगर हम हिस्टेरेसिस लूप की बात करें तो ये बेसिकली क्या होगा कि इक्वल होगा वर्क डन इन लोडिंग। ठीक है, यानी कि बेसिकली क्या होता है, वर्क डन इन, इसको दूसरे तरह से देखें, इसमें एक पॉइंट ये चाहो तो नोट डाउन कर लो आप, द एरिया अंडर हिस्टेरेसिस लूप इज इक्वल टू वर्क डन। ठीक है, वर्क डन किसी भी मटेरियल को लोडिंग और अनलोडिंग में जो भी वर्क डन करना पड़ता है इज इक्वल टू द वर्क डन इन लोडिंग, यानी किसी भी मटेरियल पर लोड अगर हम अप्लाई करते हैं, मतलब कि फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उस फोर्स को यानी कि लोडिंग द मटेरियल एंड अनलोडिंग, यानी कि इसको लोडिंग और अनलोडिंग में जो भी वर्क डन हम करते हैं, मतलब इसी को हम क्या बोलते हैं, जो एरिया होगा उसके अंदर का वो हिस्टेरेसिस लूप को क्रिएट करेगा। तो अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जिसका हिस्टेरेसिस लूप का एरिया जो है वो कम होगा जिस मटेरियल का
ठीक है। इसका मतलब क्या है, उस मटेरियल के लिए हम जैसे कि रबर वगैरह आपको बनाना है, ठीक है, तो रबर यानी कि ज़्यादा इलास्टिक प्रॉपर्टी होगी, जिसके हिस्टैरिसीस लूप का एरिया कम होगा, उसकी प्रॉपर्टी मतलब इलास्टिक प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि वो जल्दी से रिटर्न हो जाएगा, तो उसमें ज़्यादा मतलब लूप के अंदर ज़्यादा फॉर्मेशन डिफॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो एरिया अगर ज़्यादा, तो इस तरह से हम हिस्टैरिसीस लूप के बेसिस पे अगर हम देखें जैसे कि अगर इधर स्ट्रेस है, ये आपका स्ट्रेन है, अगर कोई भी मटेरियल है कुछ इस तरह से, ठीक, इसका मतलब ये है कंप्लीट साइकिल। उसी तरह से एक दूसरा मटेरियल मान लीजिए, ये मटेरियल आपका ए है, ये मटेरियल आपका बी है, ठीक है। इधर भी स्ट्रेस, ये स्ट्रेन। तो अगर देखें इसका एरिया x है, इसका एरिया y है, तो यहाँ पर x इज लेस देन y, दिस इम्प्लाइज मटेरियल A विल बी यूज्ड फॉर, मटेरियल A will be used for making रबर। रबर अगर आपको बनाना है या टायर बनाना है, ठीक है, तो हम कौन सा मटेरियल यूज़ करेंगे, जिसका हिस्टैरिसीस कर्व यानी कि हिस्टैरिसीस लूप का एरिया जो है कम होगा। इसके बाद से नेक्स्ट है कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हिस्टैरिसीस कर्व को अफेक्ट करते हैं। तो बेटा अगर फैक्टर्स की बात करें, मतलब कि ये कह सकते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी, तो इलास्टिसिटी को जो फैक्टर हैं, फर्स्ट वन इज हैमरिंग एंड रोलिंग, यानी कि अगर किसी भी चीज़ पर हैमरिंग कर रहे हो, बार बार हैमरिंग करने की वजह से, या रोल कर रहे हो कोई चीज़, तो उसकी वजह से जो है क्या होगा कि मतलब जो छोटे छोटे स्मॉलर यूनिट्स में ब्रेक डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से इलास्टिक प्रॉपर्टी मटेरियल की क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। तो क्रिस्टल ग्रेन्स होते हैं, अगर स्मॉलर यूनिट्स में हैमरिंग करके या रोल करके स्मॉलर यूनिट्स में अगर क्रिस्टल ग्रेन्स को अगर हम ब्रेक डाउन कर देते हैं, ठीक है, तो इसका रिजल्ट यही होता है कि इलास्टिसिटी जो होती है उसकी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट होती है एनीलिंग। एनीलिंग मतलब कि द मेटल्स आर एनील्ड बाय हीटिंग एंड देन कूलिंग देम स्लोली, ठीक है। जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनको मतलब हीट कर दिया जाता है, ठीक है, उसके बाद से फिर धीरे धीरे कूल किया जाता है। एनीलिंग रिजल्ट इन डिक्रीज इन द इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल। भाई देखो किसी भी मटेरियल को कॉन्टिन्यूस हीटिंग कूलिंग हीटिंग कूलिंग हीटिंग कूलिंग करने की वजह से वो अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टी को लूज करने लगता है, मतलब कि इलास्टिसिटी उसकी रिड्यूस होने लगती है। नेक्स्ट फैक्टर है आपका टेम्परेचर। भाई देखो क्या होता है कि टेम्परेचर क्या इफेक्ट करता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होते हैं, ठीक है, वो टेम्परेचर की इंक्रीज होने की वजह से क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाते हैं, ठीक है, वो वीक पड़ जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, इलास्टिसिटी जो होगा टेम्परेचर की, भाई देखो किसी भी हमने बताया था कि जो स्प्रिंग मॉडल में दिखाया था कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी कि जो उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं उनकी वजह से इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल के अंदर, ठीक है। तो अगर हम टेम्परेचर बार बार इंक्रीज कर रहे हैं डिक्रीज कर रहे हैं, तो हमारे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टेम्परेचर की वजह से इफेक्ट ये पड़ता है बेटा कि वो जो होता है इलास्टिक प्रॉपर्टी जो उसकी रिड्यूस हो जाती है। उसी तरह से अगर इम्प्योरिटीज़ उसमें मिक्स कर दिया जाए, किसी भी मटेरियल में इम्प्योरिटीज़ अगर ऐड कर दिए जाए, तो उसकी वजह से भी जो है आपका क्या होता है कि इलास्टिक प्रॉपर्टी जो है अफेक्ट होती है, मतलब कि इलास्टिसिटी कम हो जाती है, ठीक है। अब अगर हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें इलास्टिसिटी की, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट इलास्टिसिटी, तो सबसे पहले हम बात करेंगे द बॉडी विच रिक्वायर्स ग्रेटर डिफॉर्मिंग फोर्स टू प्रोड्यूस अ सर्टेन चेंज इन द डायमेंशन इज मोर इलास्टिक। मतलब कि जिसमें जो है ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट हो रही है, ठीक है,
कि थोड़ा सा चेंज करने के लिए तो उस मटेरियल को यानी उस बॉडी की इलास्टिक प्रॉपर्टी जो है वो ज़्यादा होगी, मतलब कि वो ज़्यादा इलास्टिक होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे आइवरी एंड स्टील बॉल्स आर मोर इलास्टिक देन रबर, यानी कि रबर की कंपेरिजन में आइवरी या स्टील बॉल जो होती हैं, ठीक है, वो ज़्यादा इलास्टिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन इक्वल डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड ऑन डिफरेंट बॉडीज, जब डिफरेंट बॉडीज में इक्वल डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, देन द बॉडी विच शोज द लेस डिफॉर्मेशन इज मोर इलास्टिक, मतलब दोनों बॉडीज पर हमने फोर्स इक्वल अप्लाई किया तो जिसमें डिफॉर्मेशन कम हो रहा है वो ज़्यादा इलास्टिक होगा। ध्यान से देखिएगा कि अगर जिस बॉडी पर ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट हो रही है मतलब कि वो ज़्यादा इलास्टिक होगा, और दूसरे केस में अगर दो अलग अलग बॉडीज़ पे इक्वल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो डिफॉर्मेशन जिसमें कम हो रहा है, ठीक है, उसका मतलब कि वो ज़्यादा इलास्टिक मटेरियल होगा। जैसे कि फॉर सेम लोड इलांगेशन इज प्रोड्यूस्ड इन द रबर वायर देन इन स्टील वायर, हेंस स्टील इज मोर इलास्टिक। इलास्टिक सिटी की अगर हमें देखना है कि स्टील की रबर है और वो रबर स्टील का वायर है और दूसरा जो है आपका रबर वायर है, दोनों को सेम फोर्स से अप्लाई करोगे तो क्या होगा, रबर बिल्कुल खींच करके बड़ा हो जाएगा जल्दी से, लेकिन स्टील नहीं होगा। तो यहाँ पे स्टील क्या है, मोर इलास्टिक हो गया। तो देखो पहले कॉन्सेप्ट से भी, पहला फैक्ट हमारा जो था उससे भी स्टील जो है मोर इलास्टिक था देन रबर, सेकेंड फैक्ट से भी स्टील जो है मोर इलास्टिक है देन रबर। The value of moduli of elasticity is independent of the magnitude of stress strain, stress strain पर independent होता है, ठीक है। It depends only on the nature of the material of the body, यानी कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करती है। कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट पॉइंट है क्या है, फॉर अ गिवन मटेरियल देयर कैन बी डिफरेंट मॉडुलाई ऑफ इलास्टिसिटी डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ स्ट्रेस सप्लाइड एंड रिजल्टिंग स्ट्रेन, यानी किसी भी मटेरियल के लिए अलग अलग स्ट्रेस पर अलग अलग स्ट्रेन हो सकता है, तो इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि उसका डिफरेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि इलास्टिसिटी का हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में, डेली लाइफ में क्या यूज़ है, ठीक है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट यूज़ इसकी अगर हम बात करें तो फर्स्ट, द मेटेलिक पार्ट ऑफ मशीनरीज आर नेवर सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट, यानी कि जो भी मैकेनिकल मशीनरीज की जो प्रॉपर्ट मतलब वो मेटेलिक पार्ट्स होते हैं उनको इलास्टिक्स लिमिट के बियॉन्ड जो है लोड नहीं दिया जाता है, क्योंकि पता है कि अगर बियॉन्ड द लिमिट दिया जाएगा लोड तो वो क्या हो जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, द थिकनेस ऑफ द मेटेलिक रोप यूज्ड इन द क्रेन इन ऑर्डर टू लिफ्ट अ गिवन लोड इज डिसाइडेड फ्रॉम द नॉलेज ऑफ द इलास्टिक लिमिट, यानी कि आपने देखा होगा कि क्रेन में जो रोप यूज़ की जाती हैं, ठीक है, मेटेलिक रोप जनरली यूज़ की जाती हैं, वो कितने लोड को कैरी करना है उसके अकॉर्डिंग यूज़ की जाती हैं, यानी कि इलास्टिक लिमिट यानी कि इलास्टिसिटी, उसकी जो भी इलास्टिक प्रॉपर्टी है उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज रख करके ही उसको यूज़ किया जाता है, यानी कि कितनी ज़्यादा लोड की रिक्वायरमेंट, कितना लोड बियर करना है उसको, उसके अकॉर्डिंग, यानी कि उसके इलास्टिक लिमिट के अंदर ही रहे तो उसके अकॉर्डिंग उसको डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट, ब्रिजेस आर डिक्लेयर्ड अनसेफ आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, यानी कि जब कुछ टाइम के बाद से देखा होगा कि ब्रिजेस जो होते हैं, जिसको हम इलास्टिक फैटिक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था अभी, तो उसमें हमने देखा था कि जो ब्रिजेस होते हैं एक लॉन्ग टाइम यूज़ होने के बाद से जो है अनसेफ डिक्लेयर कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्यों होता है, क्योंकि वो अपनी स्ट्रेंथ को लूज़ कर देता है कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन और रीजनरेशन की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट, मैक्सिमम हाइट ऑफ माउंटेन ऑन द अर्थ कैन बी एस्टिमेटेड फ्रॉम द इलास्टिक बिहेवियर ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ की जो इलास्टिक बिहेवियर है उसके बेसिस पे हम मैक्सिमम जो हाइट है माउंटेन की अर्थ के सरफेस से हम उसको उसके बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स हैं जिनको आपको जानने ज़रूरी थे, ठीक है। तो आज जो है ये इन सारी चीज़ों के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है, यानी कि पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, बाकी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में नई चीज़ों के साथ डिस्कशन करेंगे, ठीक है। थैंक यू।